बहुत समय पहले की बात है। भारत के हृदय में बसा एक राज्य था जिसका नाम था चंद्रपुर। जैसा नाम वैसा ही वह राज्य था। चांदनी रातों जैसा सुंदर, हीरो मोती से भरा खजाना और अपने लोगों में भी चमक। चंद्रपुर के महाराजा राजेंद्र प्रताप एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। कहा जाता था कि उनके राज्य में अन्याय का नामो निशान नहीं था और हाथी घोड़ा एक ही तालाब पर पानी पीते थे, जो शांति और सद्भाव का प्रतीक था। महाराजा राजेंद्र प्रताप और महारानी सरला की एकमात्र संतान उनका पुत्र राजकुमार विक्रम था। राजकुमार अपने नाम के समान वीर, साहसी और हर कला में निपुण था। तलवारबाजी हो, घुड़सवारी हो या युद्ध की रणनीति, कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। वो बुद्धिमान था, राज्य के मामलों में उसकी पकड़ गहरी थी और प्रजा उसे बहुत चाहती थी। लेकिन एक ही चीज उसकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती थी, उसका अहंकार। बचपन से मिले अत्यधिक लाड प्यार ने उसे बेहद जिद्दी बना दिया था। अगर उसके मन में कोई बात आ जाती तो वो उसे पूरा करके ही दम लेता, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। राजा रानी दोनों इसी बात से चिंतित रहते थे, लेकिन इकलौते बेटे के आगे झुकने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। एक दिन श्रावण के महीने की एक ठंडी सुबह राजकुमार विक्रम अपने सैनिकों और मित्रों के साथ घुड़सवारी के लिए निकला। आज उसका लक्ष्य कोई साधारण शिकार नहीं था, बल्कि जंगल में छिपा एक दुर्लभ काला घोड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो केवल सच्चे योद्धाओं को ही अपने पास आने देता है। घंटों तक जंगल में दौड़ने के बाद वो घोड़ा राजकुमार को छकाता हुआ शहर के बाहरी किनारे की ओर भाग निकला। अपनी धुन में राजकुमार ने घोड़े को एड़ लगा दी और साथियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। दौड़ते दौड़ते वो उस बस्ती में पहुंच गया जहां लोहार रहते थे। हवा में लोहे की तपती महक और हथौड़ों की ठन ठन गूंज रही थी। हर तरफ चमकते तलवारें, हल, औजार और सुंदर आभूषण सूखने या ठंडे होने के लिए रखे थे। काला घोड़ा उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। थकान और प्यास से राजकुमार का गला सूख रहा था। उसने घोड़ा रोका और चारों ओर पानी ढूंढा। तभी उसकी नजर एक साधारण घर के आंगन पर पड़ी। वहां एक युवती, उम्र शायद 19-20 साल की, लोहे की छोटी सी अंगीठी पर एक सुंदर तलवार का काम कर रही थी। उसके हाथ लोहे पर ऐसे चल रहे थे जैसे कोई कलाकार अपनी कूची चला रहा हो। ध्यान इतना डूबा हुआ था कि उसे ये भी पता नहीं था कि देश का राजकुमार उसे देख रहा है। आग की लपटें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे उसका सांवला रंग सोने जैसा चमक रहा था। बाल कसकर जूड़े में बंधे थे, लेकिन कुछ लटें माथे पर गिर रही थीं, जिन्हें वो कलाई से हटाती जाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और ताकत थी। राजकुमार विक्रम उसे देखता ही रह गया। उसने जीवन भर राजकुमारियों और सुंदरियों देखी थीं, लेकिन इस लड़की की सादगी में जो आकर्षण था वो पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये सिर्फ शारीरिक सुंदरता नहीं थी, ये उसकी कला के प्रति समर्पण, उसकी आंखों की गहराई और चेहरे की मासूमियत का मिला जुला जादू था। जो राजकुमार पल भर पहले घोड़े के छूटने से गुस्से में था, अब सब भूल चुका था। वो बस उस लड़की को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। लड़की ने जैसे ही तलवार को अंतिम रूप दिया, उसकी नजर अचानक राजकुमार पर पड़ी। शाही वेशभूषा में घोड़े पर सवार अजनबी को देखकर वो सकपका गई। शांति पल भर में घबराहट में बदल गई। उसने पास पड़ा दुपट्टा उठाया, चेहरा ढका और तेजी से घर के अंदर चली गई। राजकुमार जैसे सपने से जागा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इतने में उसके सैनिक हांफते हुए पहुंच गए। राजकुमार, आप ठीक तो हैं? किसी ने पूछा, लेकिन विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अभी भी उसी दरवाजे पर टिकी थीं। बिना कुछ कहे वो महल लौट गया, लेकिन उसका दिल और दिमाग उस बस्ती के आंगन में ही छूट गए थे। महल पहुंचकर भी राजकुमार विक्रम को चैन नहीं मिला। बार बार वही दृश्य घूमता, तपती अंगीठी, लोहे पर चलते हाथ और लड़की का शांत चेहरा। न खाता था, न बात करता था। दरबारी राज्य के कामों के लिए आते, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता। ये हालत देख महारानी सरला का दिल बैठ गया। उसने विश्वसनीय जासूसों को बस्ती भेजा। कुछ घंटों में रिपोर्ट आ गई। वह बस्ती लोहारों की है। वो घर कैलाश नाम के एक साधारण लोहार का है और वो लड़की उसकी इकलौती बेटी पद्मा है। वे गरीब लेकिन स्वाभिमानी हैं। पद्मा अपनी कला में निपुण है। पूरे शहर में उसके बनाए औजार और आभूषणों की बड़ी मांग है। ये सुनकर राजकुमार के चेहरे पर संतुष्टि छा गई। उसने तुरंत फैसला कर लिया, मैं उसी लड़की पद्मा से विवाह करूंगा। अगर ये नहीं हुआ तो मैं अन्न जल त्याग कर प्राण दे दूंगा। पूरे महल में हड़कंप मच गया। एक राजकुमार जो देश विदेश की राजकुमारियों के रिश्ते ठुकराता था, वो एक लोहार की बेटी पर अड़ गया था। बात आग की तरह फैल गई। महारानी रोती हुई राजा के पास पहुंची। महाराज, हमारा कुल, परंपरा, इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। समझाइए विक्रम को।
राजा भी दुविधा में थे। कुल की मर्यादा और बेटे का प्यार माइनस दोनों तरफ खिंचाओ। 3 हफ्ते बीत गए। राजकुमार ने सचमुच खाना पीना छोड़ दिया। हालत बिगड़ती गई। वैद्य हार गए। आखिर राजा ने अपने अनुभवी मंत्री रत्नदेव को बुलाया। रत्नदेव ने पूरी बात सुनी और कहा, महाराज, इस समय रोकना खतरा है। जवानी और प्रेम का जुनून विनाशकारी होता है। उनकी बात मान लीजिए। ये जुनून कुछ दिनों का है। एक लोहार की बेटी के साथ रहने के बाद खुद ही समझ जाएंगे। राजाओं की कई रानियां होती हैं। बाद में किसी राजकुमारी से शादी कर देंगे। राजा ने गहरी सांस ली। ठीक है, जैसा कहते हो। राजकुमार को अनुमति मिलते ही जैसे नई जान आ गई। उसने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, कैलाश और उसकी पत्नी को सम्मान से महल बुलाओ। कैलाश और उसकी पत्नी महल पहुंचे तो पैर कांप रहे थे। न कभी इतना भव्य महल देखा था, न इतना डर लग रहा था। राजकुमार के कक्ष में उन्हें ले जाया गया। डरो मत, विक्रम ने कहा। हम तुम्हारी बेटी पद्मा से विवाह करना चाहते हैं। तुरंत तैयारी करो। उन्होंने सोचा था कि वे खुशी से पागल हो जाएंगे, लेकिन कैलाश और पत्नी के चेहरों पर चिंता छा गई। कैलाश ने कहा, राजकुमार, ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन ये रिश्ता बराबरी का नहीं। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। विक्रम ने बात काटी। हम अपनी बेटी से पूछे बिना जवाब नहीं दे सकते। उसकी सहमति जरूरी है। राजकुमार का चेहरा लाल हो गया, लेकिन पद्मा का चेहरा याद आया। उसने गुस्सा काबू किया। ठीक है, जाओ और पूछ लो, लेकिन याद रखो, ना सुनने की आदत नहीं है। इनकार किया तो पूरे खानदान को जेल में डाल देंगे। घर लौटकर कैलाश ने पद्मा को सब बताया। बेटी, हमारी इज्जत और जान अब तुम्हारे हाथ में है। पद्मा ने कुछ देर सोचा। वह समझदार और मजबूत स्वभाव की थी। ठीक है पिताजी, मैं राजी हूं, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। राजकुमार खुद आकर सुने। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आएं। अगले दिन कैलाश कांपता हुआ महल गया और संदेश सुनाया। शर्तें? विक्रम खड़ा हो गया, हाथ तलवार पर गया, लेकिन जिज्ञासा और प्यार ने रोका। हम खुद चलेंगे। वो उसी वक्त कैलाश के साथ घर पहुंचा। छोटा सा 2 कमरों का कच्चा मकान, नीचे लोहार का काम, ऊपर पद्मा की छोटी कोठरी। चटाई बिछाई गई। पद्मा पर्दे के पीछे बैठ गई। सिर्फ परछाई दिख रही थीं। बोलो, क्या शर्तें? पद्मा की शांत, दृढ़ आवाज आई। मेरी पहली शर्त, शादी के बाद महल में कोई आलीशान कमरा नहीं। महल के बगीचे में आप खुद अपने हाथों से मेरे लिए एक कार्यशाला और छोटी कुटिया बनाएंगे, उसी लोहे से जो मैं इस्तेमाल करती हूं, और वो लोहा आप खुद पहाड़ी खदान से खोद कर लाएंगे। विक्रम हैरान, लेकिन मंजूर है। दूसरी शर्त, बारात में आप हाथी घोड़े पर नहीं, पैदल आएंगे, और मेरे घर तक आने से पहले मेरे हाथ से बनी एक भारी लोहे की छोटी कुदाल अपने सिर पर रखकर शहर के चौराहे से लाएंगे। विक्रम का सिर चकराया, लेकिन मंजूर है। तीसरी शर्त, दिन में मैं अपनी कुटिया में काम करूंगी, लेकिन शाम ढलते ही अपने माता पिता के घर चली जाऊंगी और रात वहीं गुजारूंगी। ये भी मंजूर है। चौथी और आखिरी शर्त, जब तक मैं खुद अपनी मर्जी से आपसे बात न करूं, आप न तो बात करेंगे न छूने की कोशिश करेंगे। कोई संवाद नहीं। विक्रम सन्न रह गया। ये शादी थी या सजा? लेकिन उसने कहा, -4 शर्तें मंजूर। अगले दिन राजकुमार ने कारीगरों को बुलाया। बगीचे में कुटिया बनाओ, लेकिन लोहे से, और वो लोहा पहाड़ी से खुद लाऊंगा। दीवारें बनती तो गिर जाती। कारीगर हार गए। राजकुमार ने खुद साधारण कपड़े पहने, फावड़ा और टोकरी ली, पहाड़ी खदान पहुंचा। कैलाश पहले से वहां था। विक्रम ने चुपचाप काम शुरू किया। हाथों में छाले पड़ गए, पसीना बहा, सांस फूली। कैलाश ने सिखाया, लोहा ऐसे नहीं, पहले आग में तपाओ, फिर गूंथो, हवा निकालो। कई दिन तक यही चला। राजकुमार खुद लोहा ढोता, गूंथता, दीवारें जोड़ता। आखिर एक मजबूत, सुंदर कुटिया और कार्यशाला बन गई। पहली शर्त पूरी। उसके हाथों के छालों में दर्द नहीं, संतुष्टि थी। शादी का दिन आया। बारात तैयार, लेकिन विक्रम पैदल चला। सब हैरान। चौराहे पर कैलाश ने भारी लोहे की कुदाल दी। विक्रम ने पगड़ी उतारी, कुदाल सिर पर रखी और धीरे धीरे चला। भीड़ में हंसी हुई, लेकिन गरीब लोहारों की आंखों में सम्मान बढ़ गया। कुदाल का वजन उसके अहंकार को तोड़ रहा था। घर पहुंचकर उसने कुदाल उतारी। दूसरी शर्त पूरी। विवाह हुआ। पद्मा अब रानी थी, लेकिन विदाई के बाद वो सीधे कुटिया में चली गई। तीसरी और चौथी शर्त शुरू। पद्मा रोज कुटिया में आती, लोहे पर हथौड़ा चलाती, सुंदर तलवारें और आभूषण बनाती।
विक्रम दूर से देखता, तड़पता, लेकिन शर्त याद रखता। शाम को वो पैदल घर चली जाती। रातें विक्रम के लिए लंबी और अकेली। महीने बीत गए। विक्रम अब बदल रहा था। उसका अहंकार पिघल रहा था। वो बिना बोले पद्मा के लिए नए औजार रख जाता, दूर देश का खास लोहा मंगवाता। पद्मा समझ जाती और अगले दिन इस्तेमाल करती। यह मूक रिश्ता सम्मान का था। राजकुमार अब राज्य के कामों में ज्यादा ध्यान देने लगा, आम लोगों की मेहनत समझने लगा। राजा और मंत्री हैरान थे। वो लड़की उसे बेहतर राजा बना रही थी, लेकिन एक खतरा उभर रहा था। सेनापति रुद्र सिंह, राजकुमार का चचेरा भाई, हमेशा से गद्दी पर नजर रखे था। उसे लगा विक्रम कमजोर हो गया है। उसने असंतुष्ट सामंतों और पड़ोसी राज्य वज्रपुर के राजा से गुप्त साजिश रची। योजना माइनस वज्रपुर की सेना सीमा पर हमला करेगी, अफरा तफरी मचेगी। उसी समय रुद्र सिंह महल पर कब्जा कर लेगा। एक रात हमला हुआ। खबर आई, सभा बुलाई गई। रुद्र सिंह बोला, ये सब राजकुमार की नाकामी है, अब सेना की कमान मुझे दो। विक्रम चुपचाप सुन रहा था। सभा के बाद वो अनजाने में कुटिया की ओर चला गया। कुटिया का ताला नहीं था, अंदर दिया जल रहा था। पद्मा जमीन पर बैठी थी। उसके सामने लोहे के टुकड़ों से बना एक नक्शा था, सीमा, गुप्त रास्ते, हथियारों का गोदाम। पद्मा उठी और खुद बोली, पहली बार शर्त टूटी। मैं जानती हूं राज्य पर संकट है, और ये भी कि सेनापति रुद्र सिंह साजिश रच रहा है। विक्रम स्तब्ध। तुम्हें कैसे पता? मैं लोहारों की बस्ती जाती हूं। व्यापारी, सैनिक, किसान माइनस सब आते हैं। उनकी बातों से खबरें मिलती हैं। रुद्र सिंह कई हफ्तों से गुप्त मीटिंग कर रहा है। वज्रपुर की सेना का हमला धोखा है। उनका असली निशाना पहाड़ी के पीछे का गुप्त हथियार गोदाम है। वे रात में इस गुप्त सुरंग से पहुंचना चाहते हैं। ये सुरंग केवल हम स्थानीय लोहार ही जानते हैं, क्योंकि हमने ही पुराने जमाने में उसका लोहा बनाया था। विक्रम ने कहा, हमें तुरंत जाना होगा। पद्मा ने एक लोहे की छोटी घंटी उठाई। आप 500 सबसे वफादार सैनिक लेकर गुप्त रास्ते से जाओ, मैं महल बचाऊंगी। विक्रम गया। उसने योजना पर अमल किया। दुश्मन को घेरा, अचानक हमला किया। वज्रपुर की सेना भागी। हथियार कब्जे में लिए। उधर महल में रुद्र सिंह अपनी टुकड़ी लेकर आया, लेकिन दरबार में राजा अकेले नहीं थे। उनके बगल में साधारण साड़ी में पद्मा खड़ी थी। पूरे दरबार और शहर के सैकड़ों लोहार, कारीगर, किसान हाथों में हथौड़े, लाठियां लेकर खड़े थे। रुद्र सिंह चिल्लाया, यह है कुम्हारिन। लोहारिन यहां क्या कर रही है? पद्मा ने शांत स्वर में कहा, मैं इस राज्य की रानी हूं। राजकुमार सीमा की रक्षा कर रहे हैं और हम सब मिलकर राजधानी बचा रहे हैं। रात में ही पद्मा ने अपने पिता के जरिए पूरे शहर के कारीगरों को संदेश भिजवा दिया था। वे सब एकजुट हो गए। रुद्र सिंह के सैनिकों ने आम जनता देखी तो तलवारें फेंक दी। रुद्र सिंह अकेला पड़ गया और बंदी बना लिया गया। जब विक्रम विजयी लौटा तो देखा माइनस कोई अफरा तफरी नहीं। पद्मा ने बिना खून बहाए विद्रोह कुचल दिया था। भरे दरबार में राजा ने घोषणा की, आज साबित हो गया कि शासक की असली ताकत सेना या खजाना नहीं, प्रजा का विश्वास है। और हमारी बहू पद्मा ने साबित कर दिया कि वो सच्ची रानी है। उस रात पहली बार पद्मा पिता के घर नहीं गई। विक्रम के कक्ष में फूल और दिए थे। विक्रम ने उसका हाथ थामा। आज मैं समझा कि तुम्हारी शर्तें क्यों थीं। तुमने मुझे मेहनत का सम्मान सिखाया, अहंकार तोड़ा, सब्र दिया और बिना बोले समझना सिखाया। तुमने मुझे सिर्फ पति नहीं, बेहतर इंसान और सच्चा राजा बनाया। पद्मा मुस्कुराई, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तुम्हारे अंदर पहले से था। मैंने तो बस उस लोहे को नया आकार दिया। विक्रम ने उसे गले लगाया। ये दो दुनियाओं का मिलन था। उस दिन के बाद चंद्रपुर ने नया सवेरा देखा। राजकुमार विक्रम और रानी पद्मा ने मिलकर वर्षों तक राज किया। उस दिन के बाद चंद्रपुर ने नया सवेरा देखा। राजकुमार विक्रम और रानी पद्मा ने मिलकर वर्षों तक राज किया। उन्होंने एक ऐसा राज्य बनाया जहां कला और मेहनत का सम्मान था। राजा प्रजा में कोई दूरी नहीं थी और प्रेम का मतलब अधिकार नहीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाना था। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, माइनस एक जिद्दी राजकुमार और एक बुद्धिमान लोहार की बेटी की कहानी, जिसने लोहे की तरह राज्य को मजबूत गढ़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल बीतते गए। चंद्रपुर और भी समृद्ध हो गया। पद्मा की कार्यशाला अब सिर्फ एक छोटी कुटिया नहीं रही थी। वहां से निकलने वाले लोहे के औजार, तलवारें और आभूषण पूरे राज्य में मशहूर हो गए थे। राजकुमार विक्रम अब जिद्दी नहीं, बल्कि धैर्यवान और समझदार राजा बन चुका था। वो रोज सुबह पद्मा के साथ बगीचे में बैठता, उसके बनाए नए औजारों को देखता और फिर राज्य के कामों में लग जाता।
लेकिन एक नया खतरा धीरे धीरे सिर उठा रहा था, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। 10 साल बाद की बात है। चंद्रपुर की सीमा पर एक पुराना जंगल था जिसे काला वन कहा जाता था। उस जंगल में एक रहस्यमयी औरत रहती थी जिसका नाम था कालिका। वो जादू टोने और विषैले हथियार बनाने में निपुण थी। सालों से वो चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन अब उसके मन में बदला लेने की आग जल रही थी। सालों पहले राजा राजेंद्र प्रताप ने उसके पिता को अन्याय के खिलाफ सजा दी थी। अब कालिका उस बदले को पूरा करने के लिए तैयार थी। उसने गुप्त रूप से चंद्रपुर के कुछ असंतुष्ट अमीर व्यापारियों और पुराने सेनापति रुद्र सिंह के बचे हुए साथियों से संपर्क किया। उसकी योजना थी पूरे राज्य को विषैले धुंध से भर देना, जिससे लोग बीमार पड़ जाएं और विक्रम पद्मा का राज हिल जाए। एक अंधेरी रात को काला वन से निकला काला धुआं धीरे धीरे चंद्रपुर की ओर बढ़ने लगा। पहले तो कोई नहीं समझा, लेकिन सुबह होते ही शहर के कई लोग अचानक बीमार पड़ गए। खांसी, बुखार और कमजोरी। वैद्य हैरान थे। राजा विक्रम ने तुरंत आपात सभा बुलाई। मंत्री बोले, महाराज, ये कोई साधारण बीमारी नहीं लगता है कोई शत्रु हमला कर रहा है। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि पुराना दुश्मन अभी भी कहीं छिपा हो सकता है, लेकिन सच्चाई पता लगाने के लिए उसे अपनी पत्नी की जरूरत थी। शाम ढलते ही वो पद्मा की कार्यशाला में गया। अब शर्तें पुरानी हो चुकी थीं, लेकिन आदत अभी भी बनी थी। पद्मा लोहे पर काम कर रही थी। उसने विक्रम को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ कहना चाहते हो? विक्रम ने सारी बात बताई। पद्मा ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपनी कार्यशाला के कोने से एक पुराना लोहे का डिब्बा निकाला। उसमें कुछ काले पत्थर और जड़ी बूटियां थीं। ये धुआं काला वन से आ रहा है। मैंने सुना है कि वहां एक औरत रहती है जो विषैला काम करती है। हमें खुद जाकर देखना होगा, लेकिन सीधे हमला नहीं कर सकते। पहले पता लगाना होगा कि असली खतरा क्या है। अगले दिन विक्रम और पद्मा ने साधारण कपड़े पहने। पद्मा ने अपने हाथों से 2 मजबूत लोहे की छोटी ढालें बनाईं जो विष को रोक सकती थीं। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर काले वन की ओर निकले। रास्ते में घना कोहरा था। पेड़ों की डालियां जैसे हाथ फैलाए उन्हें रोक रही थीं। अचानक एक जगह पर उन्होंने देखा जमीन पर लोहे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। पद्मा ने उन्हें उठाया और कहा, ये मेरे पिता की बनाई हुई शैली के हैं। कोई हमारा पुराना दुश्मन इनका गलत इस्तेमाल कर रहा है। जंगल गहरा होता गया। तभी उन्होंने एक गुफा देखी। अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। पद्मा ने इशारा किया कि चुपचाप चलो। वे दोनों अंदर घुसे। वहां कालिका बैठी थी। उसके सामने एक बड़ा बर्तन था जिसमें काला धुआं बन रहा था। आसपास कई असंतुष्ट लोग खड़े थे। कालिका कह रही थी, कल रात और ज्यादा धुआं फैलाओ। जब पूरा राज्य बीमार पड़ जाएगा तो विक्रम खुद मेरे सामने झुकेगा। विक्रम का खून खौल उठा, लेकिन पद्मा ने उसे रोका। उसने धीरे से अपनी ढाल निकाली और एक छोटा सा लोहे का बाण बनाया जो उसने पहले ही तैयार कर रखा था। वो बाण विष को ही वापस मोड़ सकता था। पद्मा ने बाण फेंका। बाण सीधा बर्तन में जा लगा। अचानक बर्तन फट गया। काला धुआं उल्टा कालिका और उसके साथियों पर गिरने लगा। वे चीखने लगे। कालिका हैरान होकर बोली, यह कैसे हो सकता है? ये तो मेरी ही शैली है। पद्मा आगे आई, क्योंकि ये लोहा मेरे पिता का है और मेरे हाथों से बना है। तुमने गलत रास्ता चुना कालिका। बदला कभी शांति नहीं देता। कालिका ने तलवार उठाई, लेकिन विक्रम अब तैयार था। उसकी तलवार और पद्मा की ढाल ने मिलकर कालिका को घेर लिया। लड़ाई शुरू हुई। जंगल में तलवारों की आवाज गूंजने लगी। कालिका बहुत तेज थी, लेकिन पद्मा की समझ और विक्रम का सब्र अनबीटेबल था। एक पल में पद्मा ने कालिका के हाथ से तलवार छीन ली। विक्रम ने उसे पकड़ लिया। तुम्हें सजा मिलेगी, विक्रम ने कहा, लेकिन मौत नहीं। तुम्हें चंद्रपुर में रहकर अच्छे काम सिखाने होंगे। कालिका हैरान रह गई। उसने सोचा था कि राजा उसे मार देगा, लेकिन पद्मा ने कहा, हमारा राज्य बदला नहीं, बदलाव सिखाता है। वे तीनों वापस महल लौटे। पूरे राज्य में खबर फैल गई। बीमार लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। कालिका को महल के पास एक छोटी कार्यशाला दी गई, जहां वो अब अच्छे औजार बनाती थी। असंतुष्ट व्यापारी भी माफ कर दिए गए, लेकिन शर्त रखी गई कि वे गरीबों की मदद करेंगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 1 साल बाद पद्मा ने एक बेटी को जन्म दिया। नाम रखा गया अग्नि। बच्ची अपने माता पिता दोनों की तरह थी, मजबूत और समझदार। लेकिन जब अग्नि 5 साल की हुई तो एक नया संकट आया। पड़ोसी राज्य अग्निपुर का राजा लोभ में अंधा हो गया। उसने सुना था कि चंद्रपुर में लोहे की कला अब जादू जैसी हो गई है।
वो चाहता था कि पद्मा उसके राज्य में आकर उसके लिए हथियार बनाए। उसने गुप्त चिट्ठी भेजी, अगर नहीं आई तो हमला कर दूंगा। विक्रम गुस्से में आ गया, लेकिन पद्मा ने शांत रहते हुए कहा, लड़ाई से पहले बात करो। उन्होंने अग्निपुर के राजा को निमंत्रण भेजा। राजा आया, दरबार में बैठा। पद्मा ने उसे अपनी कार्यशाला दिखाई। वहां अग्नि छोटी सी लड़की भी थी जो लोहे पर हथौड़ा चला रही थी। अग्निपुर का राजा देखता रह गया। पद्मा ने कहा, हमारे राज्य में हर बच्चा कला सीखता है। तुम्हें हथियार चाहिए तो हम सिखाएंगे, लेकिन गुलामी नहीं। तुम्हारे राज्य में भी ऐसी कार्यशालाएं बनाओ, हम मदद करेंगे। अग्निपुर का राजा पहली बार सोचने लगा। उसने देखा कि पद्मा की बेटी कितनी खुशी से काम कर रही है। उसका लोभ टूट गया। उसने कहा, मैंने गलती की, अब से हम दोस्त बनेंगे। उस दिन चंद्रपुर और अग्निपुर में नया गठबंधन हुआ। दोनों राज्यों ने मिलकर एक बड़ी कार्यशाला बनाई जहां बच्चे कला सीखते। विक्रम और पद्मा अब सिर्फ राजा रानी नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के मार्गदर्शक बन गए। समय बीतता गया। अग्नि बड़ी हुई। वो अपनी मां की तरह लोहार और पिता की तरह योद्धा बन गई। एक दिन जब विक्रम और पद्मा बूढ़े हो चुके थे, अग्नि ने उनसे पूछा, मां पिता, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? पद्मा मुस्कुराई, मिट्टी और लोहे से सीखा कि हर चीज को नया आकार दिया जा सकता है, बस धैर्य और सम्मान चाहिए। विक्रम ने कहा, और मैंने सीखा कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं, दिल में होती है। उस रात पूरा चंद्रपुर जश्न मना रहा था। पीढ़ियों बाद भी लोग कहानी सुनाते जिद्दी राजकुमार विक्रम, बुद्धिमान लोहारिन पद्मा और उनकी बेटी अग्नि की। कैसे उन्होंने न सिर्फ राज्य बचाया बल्कि उसे और मजबूत बनाया। कैसे लोहे की तरह कठोर दुनिया को प्यार और समझ से नरम बनाया। उस रात पूरा चंद्रपुर जश्न मना रहा था। पीढ़ियों बाद भी लोग कहानी सुनाते जिद्दी राजकुमार विक्रम, बुद्धिमान लोहारिन पद्मा और उनकी बेटी अग्नि की। कैसे उन्होंने न सिर्फ राज्य बचाया बल्कि उसे और मजबूत बनाया। कैसे लोहे की तरह कठोर दुनिया को प्यार और समझ से नरम बनाया। समय की धारा बहती रही। अग्नि अब 18 वर्ष की युवती हो चुकी थी। उसके शरीर में मां पद्मा की सादगी और मजबूती थी, जबकि आंखों में पिता विक्रम की वीरता और न्याय की चमक। बचपन से ही वो कार्यशाला में मां के साथ लोहे पर हथौड़ा चलाती, पिता के साथ घुड़सवारी और युद्ध की रणनीति सीखती। लेकिन सबसे बड़ा सबक जो उसने सीखा वो था मेहनत का सम्मान और सब्र की ताकत। चंद्रपुर अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का प्रतीक बन गया था। हर गांव में कार्यशालाएं थीं। बच्चे लोहे की कला सीखते थे, किसान नए औजारों से फसल उगाते और योद्धा विनम्रता से लड़ते थे। विक्रम और पद्मा अब थोड़े बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी जोड़ी अभी भी राज्य की रीढ़ थी। वे रोज सुबह बगीचे में बैठता, अग्नि को नई कहानियां सुनाते और राज्य के मामलों में सलाह देते। लेकिन शांति हमेशा स्थायी नहीं होती। एक दिन दूर के राज्य वज्रनगर से एक राजदूत आया। उसके साथ था एक युवा योद्धा नाम राहुल। राहुल वज्रनगर का राजकुमार था, माइनस वीर तो था, लेकिन बचपन से मिले लाड प्यार ने उसे घमंडी बना दिया था। वो लोहारों को साधारण कारीगर कहकर नीचा समझता था। उसका राज्य समृद्ध था, लेकिन वहां कला का सम्मान नहीं था। राजदूत ने कहा, महाराज विक्रम, हमारे राजकुमार राहुल आपकी बेटी अग्नि से विवाह करना चाहते हैं। हमारा राज्य लोहे की कला सीखना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि अग्नि हमारे महल में रहें और सिर्फ हमारी सेना के लिए हथियार बनाएं। दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रम की भौहें तन गईं। पद्मा मुस्कुराई, लेकिन अग्नि